चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी ओरिएंटेशन सेशन ऑफ कैफ 6 दैट इज कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग फॉर द अपकमिंग ऑटम और अगस्त 2026 अटेम्प्ट। तो आज के सेशन के अंदर हम कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट का कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, जैसे कि इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट कितना है, इस सब्जेक्ट में कितने कॉन्सेप्ट्स या कितने नंबर ऑफ़ स्टैंडर्ड्स या नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हमने कवर करने हैं। रिसेंटली हो सकता है कि आपने आईकेप की कुछ लेटेस्ट अनाउंसमेंट वगैरह सुनी हो, जिसमें कैफ 1 और कैफ 6 के कोर्स के अंदर थोड़ी सी रीशफलिंग की गई है। एक आधा स्टैंडर्ड कैफ 6 से निकाल कर कैफ 1 में, कैफ 1 से निकाल कर कैफ 6 में रोटेट किया गया। तो जो कोर्स के अंदर चेंजेस आई हैं उनको भी मैं डिस्कस करूँगा। फिर ओवरऑल इस कोर्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे कितने टीचिंग आवर्स और कितनी हमें सेल्फ स्टडीज रिक्वायर्ड होगी, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ओवरऑल इस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल असेस करेंगे कि कैफ 1 के मुकाबले, कैफ के बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले और कैफ ग्रुप बी के जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस है, तो ओवरऑल इस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है अगर मैं ओवरऑल कैफ के 8 सब्जेक्ट्स में कंपेयर करूँ, कैफ 1 से कंपेयर करूँ या ग्रुप बी के सब्जेक्ट से कंपेयर करूँ। फिर कुछ रिसेंट एग्जामिनर कमेंट्स देखेंगे कि जो भी पिछली 5-6 अटैम्प्ट में बच्चों ने पेपर्स दिए, किस तरह का पासिंग परसेंटेज रहा, क्या एग्जामिनर्स ने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और फिर इन दी एंड मैं आप लोगों के साथ आने वाले 3.5-4 महीनों की स्टडी जर्नी डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से कम टाइम के अंदर अफेक्टिव पढ़ाई करके आप कम से कम टाइम में इस सब्जेक्ट को बआसानी आने वाले 3-3.5 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपके पास ग्रुप बी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है या कैफ के ग्रुप के जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप ज़्यादा टाइम दे सके और कैफ 6 को आप कम से कम टाइम कम से कम इनपुट में आने वाली आइटम में पास कर सके। देखिए, सबसे पहले कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, जो कि एज पर दी आईकेप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2025, अब इसका नाम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है। प्रीवियसली इसका नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज करके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कर दिया गया और इसके पीछे भी एक वजह है, वो थोड़ी देर में बताऊंगा। सीआर या कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का जो ये सब्जेक्ट है ना, आपकी ओवरऑल सीए जर्नी में अकाउंटिंग का तीसरा पेपर है। आप अपनी ओवरऑल सीए जर्नी में आज की तारीख में 4 अकाउंटिंग के पेपर्स कवर करते हो। एक आपने पीआरसी लेवल पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कवर किया था, एक आपने कैफ के स्टार्ट में एफएआर कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कवर किया था, तीसरा ये सब्जेक्ट है दैट इज कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, और एक इंशाल्लाह आप लोग सीए फाइनल में एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कवर कर रहे होंगे। तो सीए जर्नी में हम सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग के पेपर ही कवर करते हैं और ये आपके सीए जर्नी के अकाउंटिंग का तीसरा पेपर है। लेकिन अगर मैं डिफ़िकल्टी पर्सपेक्टिव से या पासिंग परसेंटेजेस पर्सपेक्टिव से देखूँ तो कैफ 6 का रिजल्ट कैफ 1 के रिजल्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। कैफ 6 का पासिंग परसेंटेज कैफ 1 के रिजल्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसका क्या रीज़न है, इसकी क्या वजूहत है? यानी कि अगर आप लोगों ने कैफ 1 की ओरिएंटेशन अटेंड की हो या लास्ट अटेम्प्ट में मुझसे कैफ 1 पढ़ा हो या किसी भी टीचर से कैफ 1 पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा कि कैफ 1 के अंदर जो ओवरऑल पिछली 8-10 अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज है वो तकरीबन 28 से 30% है। इसी के कंपैरिजन में अगर कैफ 6 का मैं पासिंग परसेंटेज देखता हूँ तो पिछली 10 अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज ऑन एन एवरेज 40% और पिछली 5 अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज ऑन एन एवरेज 43% है। तो कैफ 1 में 28-30% का पासिंग परसेंटेज, कैफ 6 में तकरीबन 42-43% का पासिंग परसेंटेज, तो कैफ 1 के मुकाबले 10% ज़्यादा। और इसी तरह अगर आप कैफ 6 का पासिंग परसेंटेज ऑडिट से कंपेयर करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कंपेयर करेंगे या बिजनेस इंसाइट एंड एनालिसिस से कंपेयर करेंगे तो उनके मुकाबले भी कैफ 6 का पासिंग परसेंटेज आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो पासिंग परसेंटेज देखकर मैं एक चीज़ कंक्लूड ये कर सकता हूँ, अभी मैं वजह पे तो डिस्कशन करूँगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन पासिंग परसेंटेज देखकर हम एक चीज़ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कैफ 6 कैफ 1 के मुकाबले कंपैरेटिवली इजी पेपर है। कैफ 6 आपके कैफ के ग्रुप बी के ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस एनालिसिस, इनसाइट एनालिसिस के मुकाबले भी कंपैरेटिवली इजी पेपर है। अब ये तो हमने कंक्लूड कर लिया बेस्ड ऑन दी पासिंग परसेंटेज, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि कैफ 6 जो कि एक एडवांस पेपर है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर है, ये कैफ 1 से आसान है या ऑडिटिंग से आसान है? देखें, कोई चीज़ आसान या मुश्किल नहीं होती। बात यह है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते हो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, तो आपका एक मैच्योरिटी लेवल, आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका एक टेक्निकल लेवल डेवलप हो रहा होता है। पीआरसी लेवल के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी होती है और उसकी टेस्टिंग भी एमसीक्यूज बेसिस पे हो रही होती है। तो एमसीक्यूज में आपके पास ऑलरेडी 4 आंसर्स गिवन है, उसमें से आपको एक आंसर पिक करना है, तो वो इतना ज़्यादा चैलेंजिंग या इतना ज़्यादा डिफिकल्ट साउंड नहीं करता।
लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से एफएआर में आते हो, कैफ 1 में आते हो, तो वहाँ पर आप सही मानों में पहली बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख रहे होते हो, उनके नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स वगैरह देख रहे होते हो। आपने कैफ 1 के अंदर, एफएआर के अंदर पहली बार IAS 16 का नोट देखा होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट देखा होगा, और डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन आपके सामने पहली बार हुआ होगा। लेकिन अब कैफ 6 में चूंकि आपकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुकी है ऑलरेडी, कैफ 1 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपकी फैमिलियरिटी हो गई है, नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स की आपको समझ आ गई है कि किस तरह से नोट्स एंड डिस्क्लोजर्स बनाते हैं, तो चूंकि हमारी फाउंडेशन पे बहुत अच्छा काम हो गया है, तो कैफ 6 अब हमारे लिए इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। कैफ 6 में हमें हेल्प ये मिल रही होती है कि चूंकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का आइडिया लेकर आ चुके होते हैं, नोट्स एंड प्रेजेंटेशंस के ऊपर काम कर चुके होते हैं, तो यहाँ पर बस अब हमें थोड़ी एडवांस टेक्निकल चीज़ें कवर करनी है, लेकिन अब हमारी अकाउंटिंग से नोहा, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग नोट से जो नोहा है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी होती है। और अगेन पीआरसी में एमसीक्यूज पेपर देकर आप एफएआर का जब पेपर देते हो, वो पहला आपका अकाउंटिंग का डिस्क्रिप्टिव पेपर बनता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपकी कैफ 1 में एक अच्छी क्या कहते हैं प्रैक्टिस हो चुकी होती है, आपकी एक अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो कैफ 6 में आपको वो बहुत सारी चीज़ें हेल्प कर रही होती है। ओवरऑल इस सब्जेक्ट का अगर हम कोर्स ड्यूरेशन देखें ना, ओवरऑल अगर हम इस सब्जेक्ट का कोर्स ड्यूरेशन देखें ना, तो वो तकरीबन 90 आवर्स का है। अच्छा, ये 90 आवर्स के अंदर इन टोटलिटी आप ये सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते। 90 आवर्स इस सब्जेक्ट के टीचिंग आवर्स, लर्निंग आवर्स हैं। लेकिन चाहे वो कोई अकाउंटिंग का पेपर हो, कॉस्टिंग का पेपर हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर हो, या कैफ या सीए जनरली का कोई सा भी पेपर हो, सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करके, सिर्फ क्लासेस लेकर आप वो पेपर पास नहीं कर सकते। क्लासेस के साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडीज और आपका सेल्फ रिविजन इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो या कोई और सब्जेक्ट हो, जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को टीचर्स के साथ लेक्चर्स कवर करने के साथ साथ खुद से रिवाइज, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वो कभी भी आपको फायदा नहीं देगा। एक सिंपल सी इक्वेशन ये है, जनरली किसी भी सब्जेक्ट के जितने टीचिंग आवर्स होते हैं ना, उतनी ही बेयर मिनिमम आपसे सेल्फ स्टडी, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड होती है। तो यानी कि अगर मैं कैफ 6 को टारगेट कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को देख रहा हूँ, और 90 आवर्स के इसके टीचिंग आवर्स है, यूँ समझ ले कि तकरीबन 90 आवर्स की ही आपसे सेल्फ स्टडी भी एक्सपेक्टेड है, 90 आवर्स से ही आपकी जो है ना रिवीजन और आपका प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। यानी कि 180 आवर्स 200 आवर्स में आप इस सब्जेक्ट को इतना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो कि आप कन्फर्मेशन के साथ जाकर पेपर में बैठोगे कि यार बाकी कोई पेपर निकले ना निकले, ये पेपर तो आपका निकल ही जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाकी थियोरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूँ, जैसे ऑडिटिंग में बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद भी हमेशा ये डाउट रहता है पेपर देने से पहले कि पता नहीं किस तरह का पेपर आएगा। इवन पेपर देने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं अंदाज़ा होता कि ये पेपर पास हो जाएगा या ये पेपर फेल हो जाएगा। रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारे पास होने वाले स्टूडेंट्स से आप पूछेंगे ना, तो वो बोलेंगे यार हमें पता नहीं है कि हमारा पेपर कैसे पास हुआ। फेल होने वाले से पूछेंगे तो वो कहेंगे यार हमें पता नहीं है कि हमारा पेपर फेल कैसे हुआ। लेकिन कैफ 6 के डायनेमिक्स ऐसे नहीं है। कैफ 6 में अगर आपने इसकी रीजनेबल तैयारी कर ली, आप पेपर देने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा श्योर या काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि यार ये स्टैंडर्ड्स, ये बेसिक चीज़ें, मतलब ये मेजर स्टैंडर्ड्स मुझे पता है, इन्हीं से पेपर आना है, तो मोस्ट लाइकली है कि हमारा पेपर पास हो जाएगा। और फिर पेपर देने के बाद तो आपको एक पोजीशन पता ही चल जाती है कि आपका रिजल्ट किस तरह का आने वाला है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आपने इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 90 आवर्स के टीचिंग आवर्स, 90 आवर्स की क्लासेस को मैनेज करना है। और ऑब्वियसली कैफ के किसी भी सब्जेक्ट या इवन सी फाइनल के भी सब्जेक्ट में हमारी एक जनरल गाइडेंस ये होती है कि भाई आपने प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि एग्जाम से एटलीस्ट 1 महीने पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। एग्जाम से 1 महीने पहले आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए। रीज़न बीइंग कि अगर हम एटलीस्ट 1 महीने पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करते हैं तो 1 महीना इज सेल्फ इनफ, 1 महीना इज मोर देन इनफ कि आप उस सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज कर सकें। अगर आपने उसकी कोई वर्कशॉप या रिवीजन सेशन वगैरह अटेंड करने हैं तो उसके लिए टाइम निकाल सके। अगर आपने उसकी कोई एडिशनल प्रैक्टिस या एडिशनल पास पेपर्स वगैरह करना है तो 1 महीने के टाइम में आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो अगेन कोई भी सब्जेक्ट कैफ का टारगेट करो, चाहे वो कैफ 1 से लेकर कैफ 8 में से कोई भी सब्जेक्ट हो, टारगेट ये रखना कि अगर हमारे एग्जाम ऑटोटम अटैम्प्ट के लिए है या जो भी अटैम्प्ट के लिए है तो हम पेपर से एटलीस्ट 1 महीने पहले अपना कोर्स वाइंड अप कर दें, अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, ताकि 1 महीने का इनफ टाइम हमारे पास अवेलेबल हो कि हम उसका रिवीजन कर सकें, हम उसके पास पेपर्स कर सकें, हम उसकी वर्कशॉप रिवीजन सेशन वगैरह अटेंड कर सकें। अब हमारे सामने ऑटम अटैम्प्ट है और ये अटैम्प्ट वैसे ही चैलेंजिंग होती है, ऑटम की अटैम्प्ट कैफ की वैसे ही चैलेंजिंग होती है। रीज़न बीइंग कि ऑटम की अटैम्प्ट में आपके पास 2 ईद आ रही होती है, एक ईद तो गुजर चुकी है लेकिन अभी एक ईद और बाकी है, फिर मुहर्रम की छुट्टियां भी आ रही होती है, फिर मानसून की वजह से इंटरनेट और क्लासेस का कैंसिल होना, ये सारी चीज़ें भी रेगुलरली होती है।
और फिर अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारी ओवरऑल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो एक मिडिल ईस्ट में वॉर सिचुएशन चल रही है, पेट्रोल की कमी, डीजल की कमी, स्मार्ट लॉकडाउन, हमें कुछ नहीं पता कि अभी आने वाले 3 साढ़े 3 4 महीने में क्या अनसर्टिनिटीज हमारे सामने खड़ी होंगी। तो वैसे ही ये अटेम्प्ट एक चैलेंजिंग अटेम्प्ट होती है ड्यू टू दिस रीजन। इस अटेम्प्ट में सोने पे सुहागा एक और चीज़ ये है कि आईकैप ने इस अटेम्प्ट का जो पास एग्जामिनेशन वीक है वो भी चेंज किया है। प्रीवियसली ऑटम अटेम्प्ट के पेपर सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ करते थे। प्रीवियसली ऑटम अटेम्प्ट के पेपर सितंबर के फर्स्ट वीक में हुआ करते थे, लेकिन अब से आपकी जो ऑटम अटेम्प्ट के पेपर है वो अगस्त के थर्ड वीक में हुआ करेंगे। वो आपके अगस्त के थर्ड वीक में हुआ करेंगे। तो ऑटम 2026 के जो एग्जाम्स हैं वो 17 अगस्त 2026 पे स्टार्ट होंगे। वो 17 अगस्त 2026 पे स्टार्ट हो रहे होंगे। तो यानी कि यहाँ पर भी आपके पास 2-3 हफ्ते कम हो गए। अगर नॉर्मली ये अटेम्प्ट की अटेम्प्ट होती तो सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होते, लेकिन अब जो हमारे अटेम्प्ट के एग्जाम होंगे वो 17 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो 3 हफ्ते आपके पास यहाँ पे कम हो गए। तो ओवरऑल अगर हमारे पास देखें, आज हम मार्च के एंड पे बैठे हैं। हमारे पास अप्रैल का पूरा महीना है, मई का पूरा महीना है, जून का पूरा महीना है, जुलाई का पूरा महीना है और अगस्त के तकरीबन 15 दिन है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 15 दिन तकरीबन हमारे पास 4.5 महीने का टाइम अवेलेबल है। अब 4.5 महीने का टाइम अवेलेबल है, लेकिन 4.5 महीने हम कैप 6 की पढ़ाई को लोकेट नहीं कर सकते। हमें रीजनेबली एटलीस्ट 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने पहले कैप 6 को वाइंड अप करना है, कैप 6 को कंप्लीट करना है, ताकि अगेन आखिर के 1 महीने हम सिर्फ रिवीजन, सिर्फ वर्कशॉप, सिर्फ रिवीजन सेशंस, सिर्फ पास पेपर्स की प्रैक्टिस पे फोकस कर सके। तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम मिड ऑफ जुलाई तक या मैक्सिमम एंड ऑफ जुलाई तक, 20-25 जुलाई तक हमारा कोर्स किसी भी हाल में कंप्लीट हो जाए। यानी कि इफेक्टिवली अगर हम अभी फ़िलहाल मार्च के एंड में हैं तो हमारे पास अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 20-25 दिन है। तकरीबन 3.5-4 महीने हैं। तकरीबन 3.5-4 महीने आपके पास अवेलेबल है। अब देखें फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास, मैं आज मार्च के एंड में हूँ, मेरे पास अप्रैल के 30 दिन, मई के 30 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 15 तक मैं टारगेट करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मार्च के एंड पे हूँ, मेरे पास अप्रैल के 30 दिन है, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 15 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, टारगेट करता हूँ कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो लमसम मेरे पास कोई तकरीबन 106 दिन है, 105-106 दिन है। इसमें भी मैं समझता हूँ कि आप 15 दिन निकाल दें अनसर्टेनिटीज़ का या प्लान्ड हॉलीडेज़ का, क्योंकि आने वाले इस 3.5-4 महीने के अंदर आपकी ईद की छुट्टियां भी आएंगी, मतलब बकरा ईद में भी छुट्टियां आएंगी। बकरा ईद में तो ईद से पहले हमें कुछ छुट्टियां करनी पड़ती है, वो तो लाजिम है, हमें अपने जानवर के साथ भी टाइम गुजारना है। फिर मुहर्रम की भी कुछ छुट्टियां आएंगी, फिर बारिशें भी होंगी, फिर स्मार्ट लॉकडाउन और बहुत सारी सिचुएशन। तो मैं 15 दिन वैसे ही अपनी प्लानिंग में माइनस कर देता हूँ। आने वाले 105 दिन के अंदर, आने वाले 106 दिन में से हम 15 दिन वैसे ही निकाल दें तो अफेक्टिवली शायद हमारे पास 90 डेज बच जाएंगे। अब सिंपल सी साइंस है, सिंपल सी मैथ्स है। अगर 90 आवर्स का मेरा ये ओवरऑल कोर्स है तो इस तरह की प्लानिंग कि मैं एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर कवर करूंगा, जो कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और ह्यूमनली एफिशिएंट भी नहीं है, क्योंकि आप 2-2 3-3 घंटे का अगर लेक्चर्स कवर करते हो तो फिर आपकी एब्जॉर्प्शन, आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। सिंपल सी साइंस है कि भाई 90 डेज मेरे पास इफेक्टिवली अवेलेबल है। इसमें मैंने ईद, बकरा ईद वगैरह की छुट्टियां भी निकाल दी है और 90 आवर्स का ही कोर्स ड्यूरेशन है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रोज़ का 1 घंटे का लेक्चर भी कवर करूँ ना, मैं रोज़ का सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर भी कवर करूँ ना, तो मेरा 15 जुलाई तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मेरा मिड ऑफ जुलाई तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की थी, सिर्फ लेक्चर्स को अटेंड कर लेना, सिर्फ क्लासेस ले लेना इज़ नॉट इनफ। लाजिम है, ज़रूरी है कि आप जितना कवर कर रहे हैं बाय वे ऑफ लेक्चर, उतनी ही आपकी सेल्फ स्टडी, उतनी ही आपकी रिवीजन भी चल रही हो। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, मैं एक बहुत जीनियस स्टूडेंट या ब्रिलियंट माइंड्स के लिए नहीं कह रहा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि अगर वो 4 महीने में, अगर वो 3.5 महीने में कैप 6 को प्रिपेयर करना चाहता है तो डेली बेसिस पे 2.5 से 3 घंटे उसे कैप 6 को देने पड़ेंगे। 2.5 से 3 घंटे उसे कैप 6 को देने पड़ेंगे। 2.5 घंटा भी इनफ है, मैंने सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन के लिए 2.5 से 3 घंटे का। डेली बेसिस पे अगर आप 2.5 से 3 घंटे रेगुलरली अगले 90, अगले 100 दिन तक आप कैप 6 के सब्जेक्ट को देते हो, इस पेपर में मैं गारंटी देता हूं कि आप इस लेवल की प्रिपरेशन करोगे कि पेपर देने से पहले ही
आपको पता होगा कि आपका ये वाला पेपर तो इंशाल्लाह निकलना ही है। अब इस 2.5 से 3 घंटे को हमने कैसे मैनेज करना है सर? डेली बेसिस पे जब आप पढ़ने बैठें तो शुरू का आधा पौना घंटा पिछला रिवाइज करें, यानी कि रेगुलर बेसिस पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पहले 3 साढ़े 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करना और रिवीजन एक साथ एंड में करेंगे, नहीं, मैं कह रहा हूँ डेली रेगुलरली हमें रिवीजन करना है। जब भी पढ़ने बैठे शुरू का आधा पौना घंटा एटलीस्ट जो आपने कल पढ़ा, जो आपने परसों पढ़ा, जो आपने पिछले 1 हफ्ते में पढ़ा, जो पिछले आपने 2 हफ्ते में पढ़ा, डेली बेसिस पे हम आधा पौना घंटा चीज़ों को रिवाइज करेंगे। फिर हम 1 घंटे का फ्रेश लेक्चर कवर करेंगे, हम 1 घंटे के फ्रेश लेक्चर, नए लेक्चर्स कवर कर रहे होंगे, और फिर आधा पौना घंटा ही मजीद प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अगर आप आधा पौना घंटा रिवाइज करते हो, 1 घंटे का लेक्चर कवर करते हो और आधा का पौना घंटा प्रैक्टिस करते हो, तो आप 2.5 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर डेली बेसिस पे इस सब्जेक्ट को 2.5-3 घंटे देकर आने वाले 100 डेज के अंदर इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। अगर आपने इस तरह से पढ़ लिया, आप जुलाई के मिड तक, आप जुलाई के एंड तक सर्टेन हो गए कि हमारा ये पेपर इंशाल्लाह निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हम ये प्लानिंग कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ, उसकी ईमानदारी के साथ फॉलो किया जाए, उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जा रहा हो। अगेन, शायद अगर आप लोगों ने मुझसे कैफ 1 पढ़ा हो तो मैंने कैफ 1 में कहा था कि ये ग्रुप ए के बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले मुश्किल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको टैक्स, TSR, लॉ के अगेंस्ट कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन कैफ 6 में मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कैफ 6 में तुम्हें कम से कम टाइम देना है ताकि तुम ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दो, ताकि तुम बिजनेस इंसाइट एनालिसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, ताकि तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। ग्रुप बी लेवल पे तुम्हें कैफ 6 को इस तरह से मैनेज करना है कि ताकि तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए रूम क्रिएट हो, बाकी सब्जेक्ट्स को तुम अच्छा टाइम दे सको। और वो उसी वक्त होगा जब डे 1 से हम एक प्लानिंग के साथ, जब हम डे 1 से एक प्रॉपर प्लान के साथ चलेंगे डेली बेसिस पे। अगर आपने 2.5-3 घंटे कैफ 6 को दे दिए, इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगी। अच्छा जी, इस सब्जेक्ट के एग्जामिनर कमेंट्स पे आने से पहले थोड़ा सा इस सब्जेक्ट का कोर्स कंटेंट डिस्कस करते हैं और फिर एग्जामिनर कमेंट का भी एक गो थ्रू करेंगे, ये आइडेंटिफाई करने के लिए या एनालाइज करने के लिए कि इस पेपर के अंदर जनरली बच्चा किस तरह की गलतियां कर रहा होता है। इस पेपर के अंदर आईकेप के एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फीडबैक है आपकी पास्ट परफॉर्मेंस पे। देखिए, हमारा जो ये कैफ 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का कोर्स है वो 3 ग्रेड्स में बाइफरकेट हुआ हुआ है। पहले ग्रेड है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर एनालिसिस, जिसकी वेटेज है तकरीबन 20 से 30 मार्क्स की। दूसरी ग्रेड है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, इसकी वेटेज है तकरीबन 35 से 45 मार्क की। और तीसरी ग्रेड है हमारे पास अदर एरियाज ऑफ IFRS, जिसकी वेटेज है तकरीबन 30 से 40 मार्क की। अच्छा, ये ग्रेड इस दफ़ा चेंज हुई है, कोई 5-10 मार्क्स जो है ना यहाँ से आगे पीछे हुए हैं। ये आप लोगों के पास न्यू रिवाइज ग्रेड मैंने आपके सामने प्लॉट की है कि इस ग्रेड के 20 से 30 मार्क, इस ग्रेड के 35 से 45 मार्क और इस ग्रेड के 30 से 40 मार्क। पहले ग्रेड में हमारे पास क्या है सर? पहली ग्रेड में हमारे पास जो पहले 2 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये आपके एग्जाम का कंपल्सरी एरिया है, दैट इज कंसोलिडेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। आपके हर अटेम्प्ट, पिछले 15 अटेम्प्ट को अगर आप देखोगे तो हर अटेम्प्ट में कंसोलिडेशन का सवाल तो लाजमी आया है, कंसोलिडेशन का सवाल तो लाजमी टेस्ट किया गया है। ऑन एन एवरेज 15 से 20 मार्क का कंसोलिडेशन और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन 2 स्टैंडर्ड से मिलाकर, इन 2 चैप्टर से मिलाकर आपकी एग्जाम में 15 से 20 मार्क की टेस्टिंग हो रही होती है, यानी ये तो कंपलसरी है कि आना ही आना है। अच्छा, जब मैं कंसोलिडेशन की बात करता हूं, जब मैं ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं, तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मतलब कंसोलिडेशन इटसेल्फ कोई 30 आवर्स लेता है, लेकिन लकीली इस लेवल के ऊपर, कैफ 6 लेवल के ऊपर आपने 100% कंसोलिडेशन कवर नहीं करनी। मतलब यूँ समझो कि कंसोलिडेशन एक बड़ा ही वास्ट टॉपिक है। कैफ लेवल के ऊपर आपको ओवरऑल कंसोलिडेशन के टॉपिक का 20-30% पोर्शन कवर करवाया जाता है, हार्डली 20% पोर्शन कवर करवाया जाता है। और जो रिमेनिंग 80% पोर्शन है वो इंशाल्लाह आप लोग CA फाइनल में एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कवर करोगे। तो कंसोलिडेशन है वेरी बिग टॉपिक, जिसका 20-25% पोर्शन हम कैफ 6 में कवर करते हैं और जो रिमेनिंग 75-80% पोर्शन है वो हम CA फाइनल में कवर करते हैं। और ये जो हम 20-25% पोर्शन कवर करेंगे, उससे ही आपके 15-20 मार्क के ऑन एन एवरेज कंसोलिडेशन से सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा सेकंड टॉपिक हमारे पास IAS 33, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अब जिन लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट से पहले
जिन लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट से पहले FAR1 का पेपर दिया है उन्होंने IAS 33 अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा और वो सिर्फ इस दफ़ा इसको रिवाइज कर रहे होंगे। हाँ, जिन्होंने बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट में ही FAR1 दिया है उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में FAR1 में IAS 33 नहीं पढ़ा था, उनके लिए ये नया स्टैंडर्ड है। लेकिन जिन लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट से पहले FAR1 का पेपर दिया था, मतलब ऑटम 2025 या उससे पहले दिया था, उन्होंने ऑलरेडी IAS 33 अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड पढ़ा है। कोर्स रीशफलिंग की वजह से अब ये FAR2 में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आ गया है। तीसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग ये कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। ये बेसिकली हमारे लोकल लॉस के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है वो रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, हम जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करते हैं उसमें हम डिफरेंट तरह के अकाउंटिंग रूल्स, डिफरेंट तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर करते हैं। फिर हमारे पास IAS 1 का स्टैंडर्ड आता है जो हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होगा, इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होगा और किस तरीके से ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। लेकिन ये IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। लोकली जब किसी भी कंट्री की हुकूमत या किसी भी कंट्री की रेगुलेटर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करती है तो वो कुछ ना कुछ अपनी चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करती है, कुछ ना कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स भी लेकर आती है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में जब इन IAS और IFRS को फॉलो किया गया तो हमारी लोकल रेगुलेटर्स ने भी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट दी कि भाई आपको ये सारी चीज़ें एडिशनली परफॉर्म करनी है या ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिशनली प्रेजेंट करनी है। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली यही देख रहे होंगे कि अपार्ट फ्रॉम IAS 1 तो है, लेकिन IAS 1 के अलावा और क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमारा लोकल रेगुलेटर, जो हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो हमारा रेगुलेटर है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करने के लिए कहता है। तो दिस इज बेसिकली अ प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड, प्रेजेंटेशन चैप्टर, जहां पर आप लोकल लॉस, कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बैलेंस शीट, P&L, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोस वगैरह की प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। अच्छा, फिर एक टॉपिक है जिसको मैंने यहाँ पर इंटेंशनली कट किया है, अच्छा, मैंने लिख कर कट किया है, मैंने इस एंट्री को ऑल टुगेदर उड़ा नहीं दिया। इसकी एक वजह है, देखें, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2025 से पहले ये वाला जो चैप्टर है ना, दिस इज बेसिकली रेशियो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाला चैप्टर कैफ 1 में कवर करवाया जाता था। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2025 से पहले ये वाला चैप्टर कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में कवर करवाया जाता था। लास्ट अटैम्प्ट जो हमारी पहली अटैम्प्ट थी एज पर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कीम 2025, इस चैप्टर को कैफ 1 से उठाकर कैफ 6 में डाल दिया गया। ये स्प्रिंग 2026 की बात कर रहा हूं। अब ऑटम 2026 और आने वाली अटेम्प्ट के लिए ICAP ने दोबारा से रीशफलिंग कर दी कि इस चैप्टर को कैफ 6 से निकालकर दोबारा से कैफ 1 में डाल दिया। है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये ना एक अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। आप में से जिन लोगों ने लास्ट अटेम्प्ट में स्प्रिंग 2026 में कैफ 1 का पेपर दिया है, उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। आप में से जिन लोगों ने पहली बार स्प्रिंग 2026 में कैफ 1 का पेपर दिया है, उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। और अब वो आ गए FAR2 में, अब वो आ गए कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, और ये चैप्टर कैफ 1 में चला गया। तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपली या अफेक्टिवली आप ये चैप्टर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी नहीं पढ़ोगे। तो ये गैप क्रिएट हो गया कि जब आप कैफ 1 में थे तो ये सब्जेक्ट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में था, अब आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आ गए तो ये चैप्टर कैफ 1 में चला गया। तो आपने तो ये टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं। तो क्या हमारे CA की जर्नी से ये टॉपिक निकल गया? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ये टॉपिक आपको अब भी पढ़ना पड़ेगा। देखें, ICAP की जो एग्जामिनेशन गाइडेंस है ना, उसमें ये बात क्लियर कट लिखी हुई है और ICAP अपने एग्जाम्स में इस बात को अप्लाई भी करता है कि वो सब कुछ जो आपने कैफ 1 में पढ़ा, वो सब कुछ कैफ 6 में दोबारा से टेस्ट हो सकता है विथ सम मैक्सिमम मार्क्स लिमिट। मैं रिपीट करता हूं, जो कुछ आपने कैफ 1 में पढ़ा वो सब कुछ दोबारा से कैफ 6 में टेस्ट हो सकता है विथ सम लिमिट। जो कुछ आप कैफ 1 और कैफ 6 में पढ़ते हो वो सब कुछ CA फाइनल के एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी टेस्ट हो सकता है विद सम लिमिट। यानी लिमिट यह है कि ICAP चाहे तो कैफ 6 के पेपर में कैफ 1 के किसी भी टॉपिक से
मैक्सिमम 8 से 10 मार्क का सवाल, और कैफ 1 के सारे टॉपिक से मैक्सिमम 25 मार्क के सवाल आपसे कैफ 6 में पूछ सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई कैप का एग्जामिनर आपके कैफ 6 के एग्जाम में कैफ 1 का कोई भी टॉपिक उठाकर उससे 8-10 मार्क का सवाल बना सकता है, या कैफ 1 के टोटल टॉपिक्स उठाकर उससे मैक्सिमम 25 मार्क तक के सवाल बना सकता है। इसी तरह जब तुम सीए फाइनल में आओगे तो सीए फाइनल में भी यही कहानी चलेगी कि सीए फाइनल में कैफ 1 और कैफ 6 में तुमने जो चीज़ें पढ़ी है उससे किसी भी टॉपिक से 8-10 मार्क का सवाल, या कैफ 1 और कैफ 6 के टॉपिक्स को मिलाकर मैक्सिमम 25 मार्क तक का सवाल आ सकता है। ये तो एग्जामिनेशन गाइडेंस में लिखा है। क्या प्रैक्टिकली आई कैप ऐसा करता है? द आंसर इज यस, प्रैक्टिकली आई कैप का एग्जामिनर ऐसा करता है। तुम्हें पिछली 10-15 अटैम्प्ट में देखोगे तो तकरीबन हर अटैम्प्ट में या हर ऑल्टरनेट अटैम्प्ट में ऐसा नजर आ जाएगा कि कैफ 6 के एग्जाम में कोई ना कोई एक आधा टॉपिक कैफ 1 से पूछ लिया जाता है। और सीए फाइनल में तो बड़ा रेगुलर है, सीए फाइनल के एग्जाम में तो वो कैफ 1 और कैफ 6 के टॉपिक्स को पूछता ही पूछता है, लेकिन कैफ 6 में भी वो कैफ 1 के टॉपिक को पूछता है। तो मेरी रीडिंग ये है, मेरी रिकमेंडेशन ये है, या मेरी यूँ कह लें कि एंटिसिपेशन ये है कि अब जो ऑटम 2026 की अटैम्प्ट आएगी ना, उसमें ये टॉपिक लाजमी टेस्ट होगा, उसमें ये टॉपिक लाजमी टेस्ट होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये टॉपिक लाजमी टेस्ट होगा? क्योंकि एग्जामिनर को पता है ना कि यार इस अटैम्प्ट में जो बच्चा पेपर दे रहा है उन्होंने स्प्रिंग 2026 में कैफ 1 में ये टॉपिक नहीं पढ़ा, और ऑटम 2026 में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में भी ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। तो ये तो एक अच्छा उसके पास मार्जिन आ गया खेलने के लिए, या आपको टेस्ट करने के लिए, आपको चैलेंज करने के लिए कि भाई इस टॉपिक को आपने देख कर आना है, क्योंकि ये टॉपिक अब कैफ 1 में चला गया तो मैं आपसे कैफ 2 में कैफ 6 में पूछ सकता हूँ। तो ये टॉपिक मैंने इंटेंशनली लिख कर कट किया है। मैं चाहता तो इस एंट्री को उड़ा देता, इसकी बात ही ना करता, लेकिन मैंने क्यों इसको लिख कर कट किया है कि हो सकता है आपने ये टॉपिक कैफ 1 में ना पढ़ा हो, तो अब आपने इस टॉपिक को पढ़ना है। ऑफिशियली आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें इस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये कैफ 1 का पार्ट है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो हमसे एग्जाम में ये टेस्ट हो सकता है। अब किसी ने कहा कि सर टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एरियाज कमिंग अटेम्प्ट के लिहाज से होंगे, वो भी हाईलाइट करते जाएं। देखिए जैसे जैसे मैं टॉपिक्स पे बात करूंगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर अटेम्प्ट में कौन सा स्टैंडर्ड कंपलसरी है और कौन सा स्टैंडर्ड ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में या 2-3 अटेम्प्ट के गैप से आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कंसोलिडेशन इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में लाजमी आएगा ही आएगा। अब देखो इस ग्रेड को आई कैप ने कितना दिया है? 20 से 30 मार्क। इस ग्रेड को आई कैप ने कितना दिया है? 20 से 30 मार्क। 15 से 20 मार्क का सवाल यहां से आएगा, 15 से 20 मार्क का सवाल यहां से आएगा। तो इसका मतलब है अब इन 3 चैप्टर्स में या इन 2 चैप्टर्स में से ऑल्टरनेटिवली आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर एक अटेम्प्ट में IS-33 आ रहा है तो एक अटेम्प्ट में ये आ रहा होगा, एक अटेम्प्ट में ये आ रहा है तो एक अटेम्प्ट में IS-33 आ रहा होगा, या हो सकता है अगली अटेम्प्ट में ये दोनों ना आए, इंटरप्रिटेशन आ जाए। तो ये तो आना ही आना है। तो इन 3 एरियाज में से या इन 2 एरियाज में से कोई एक सवाल ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में चल सकता है, या हो भी सकता है कि दोनों अटेम्प्ट में IS-33 आ जाए, फिर तीसरे अटेम्प्ट में ये आ जाए, 2 अटेम्प्ट में लगातार ये आ जाए, तीसरी अटेम्प्ट में ये आ जाए। ये तो अब एग्जाम के करीब में प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या होने वाला है। देन सेकंड ग्रेड है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। इन तीनों ग्रेड्स में सबसे मुश्किल या सबसे जो कह लें कि टेक्निकल ग्रेड है ना, वो ये वाली है। इन तीनों ग्रेड्स में से जो सबसे मुश्किल और सबसे टेक्निकल ग्रेड है ना, वो ये वाली है, ड्यू टू 3 स्टैंडर्ड्स जो कि थोड़ा आपको चैलेंजिंग टाइम देंगे। एक है IS-12 दैट इज इनकम टैक्सेस, एक है IFRS 15 दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, और एक नया एरिया जो कि आई कैप के सीए जर्नी में भी और ओवरऑल दुनिया में भी बहुत तेजी से बहुत प्रोमिनेंटली इवॉल्व हो रहा है, मतलब अकाउंटिंग बॉडीज का, अकाउंटिंग एजुकेशन का पार्ट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड ESG एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये 3 एरियाज की वजह से ये ग्रेड काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बन जाती है। देखें आप किसी भी अकाउंटिंग के स्टूडेंट को उठाएं, किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को उठाएं, किसी भी फाइनेंस के बंदे को उठाएं और उनसे पूछें ना कि यार तुम्हें अकाउंटिंग में टॉप 3 मुश्किल स्टैंडर्ड्स कौन से लगते हैं। आप मुझसे पूछें, किसी अकाउंटिंग के स्टूडेंट से पूछें, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछें, या कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट काम करे, किसी से भी पूछें कि यार कोई टॉप 3 स्टैंडर्ड्स बताओ जो तुम्हें अकाउंटिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। वो 3 स्टैंडर्ड्स का नाम लेगा। नंबर 1 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नंबर 2 IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स,
एंड नंबर 3 IAS 12 इनकम टैक्सेस। जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, ये 3 अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो आप एक अकाउंटेंट को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम दे रहे होते हैं। रीज़न भी यहाँ पर इतने ज़्यादा रूल्स हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स है कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत गड़बड़ खिचड़ी ओवरलैपिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है। मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रूल्स होने की वजह से ये चीज़ें चैलेंजिंग बन जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आएगा, हम कर नहीं पाएंगे, हम कर लेंगे बिल्कुल। आपसे पहले भी हज़ारों बच्चों ने CA पास किया है, ACCA पास किया, बाकी अकाउंटिंग के पेपर्स पास किए हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स पर हैं, आप भी इंशाल्लाह कर जाएंगे। लेकिन ये ग्रेड बाकी के मुकाबले थोड़ी टेक्निकल है, क्योंकि यहाँ पर एक तो IAS 12 और IFRS 15 ये 2 लेंथी स्टैंडर्ड्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट हमने कवर करने हैं। एथिक्स के एरिया की बात करूँ तो ये टोटल थ्योरेटिकल एरिया है, इतना कोई मुश्किल एरिया नहीं, हार्डली 3-4 घंटों में ये एरिया कंप्लीट हो जाता है। अब एक और एरिया IAS 38 दैट इज इंटेंजिबल प्लस SIC 32 वेबसाइट कॉस्ट। अगेन इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा आगे पीछे किया है इसको। एजुकेशन स्कीम 2025 से पहले ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पार्ट हुआ करता था। एजुकेशन स्कीम 2025 में इस टॉपिक को कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का पार्ट बनाया फॉर ओनली स्प्रिंग 2026 अटेम्प्ट। ऑटम 2026 में इस टॉपिक को दोबारा से कैफ 1 से निकालकर कैफ 6 का पार्ट बना दिया। कैफ 6 का पार्ट बना दिया है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जितने भी लोग ये ओरिएंटेशन देख रहे हैं वो सारे वही हैं जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में ही FAR 1 दिया है। तो अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में ही FAR 1 दिया है तो आपने तो ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। लेकिन चलो मान लो कि अगर आपने लास्ट अटेम्प्ट में FAR 1 नहीं भी दिया तो आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ोगे, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। जो आपने IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड अकाउंटमेंट पढ़ा है ना, मोरलेस उसी तरह का ये स्टैंडर्ड है, बस ये टेंजिबल एसेट्स पे नहीं इंटेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई होता है। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन की बात होगी और कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, लेकिन ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह का IAS 16 था उसी तरह का ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अगेन जिन लोगों ने ऑलरेडी लास्ट अटेम्प्ट में FAR 1 दिया है स्प्रिंग 2026 में, उन्होंने तो ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब इस टॉपिक्स इस ग्रिड से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? सर इस एरिया से और इस एरिया से क्वेश्चन न्यूमेरिकली पूछा जाता है, कैलकुलेशन, डिस्क्लोजर, जनरलिटीज वगैरह बनवाई जाती है। इन दो एरिया से क्वेश्चन न्यूमेरिकली पूछा जाता है, डिस्क्लोजर्स, कैलकुलेशन, जनरलिटीज इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। सिनेरियो बेस या थ्योरेटिकल सवाल भी यहाँ से बनाया जा सकता है, लेकिन जनरली IAS 12 से और IAS 38 से कंप्यूटेशन बेस्ड डिस्क्लोजर बेस्ड सवाल आता है। ये जो एरिया है ना, ये थ्योरेटिकल एरिया है। एथिक्स और ESG एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग थ्योरेटिकल एरिया है। तो या तो यहाँ पर आपसे क्लियर कट थ्योरी पूछेगा या फिर हो सकता है कोई सिनेरियो वगैरह बनाकर आपसे केस स्टडी टाइप सवाल पूछ ले। लेकिन अगेन इन एरिया से आप 10, 15, 20 मार्क्स का सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन एरिया से आप मैक्सिमम 5-7 मार्क्स का सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, IAS 12 से 10-15 मार्क्स का सवाल आ सकता है, IAS 38 से 10-15 मार्क्स का सवाल आ सकता है, लेकिन एथिक्स से और सस्टेनेबिलिटी से आप 5-7 मार्क्स का पेपर या सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। IFRS 15 जैसे मैंने कहा वन ऑफ द टेक्निकल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर एग्जामिनर के पास खेलने के लिए बहुत रूम है। कभी वो जनरल एंट्री पूछ लेगा, कभी वो डिस्क्लोजर्स बनवा देगा, कभी वो एक्सट्रैक्ट्स पूछ लेगा, कभी आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस करने के लिए कह देगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एग्जामिनर का टेस्टिंग पैटर्न वेरी करता है। कभी कैलकुलेशन भी करवाएगा, कभी जनरल एंट्री भी बनवाएगा, कभी डिस्क्लोजर्स भी बनवाएगा, कभी एक्सट्रैक्ट्स भी बनवाएगा, कभी तुमसे थ्योरेटिकल, केस स्टडी टाइप, डिस्कशन टाइप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पूछ सकता है। अब अगेन इन एरियाज में IAS 12 जनरली रिपीट होता है, यानी कि हर 2-3 अटेम्प्ट लगातार आता है, फिर एक अटेम्प्ट गैप ले लेता है, फिर लगातार आता है, फिर गैप ले लेता है। तो ये एरिया टेस्ट होता रहता है। IFRS 15 भी जनरली हर अटेम्प्ट में ही वो पूछ रहा होता है। हाँ, कभी 5 अटेम्प्ट मार्क का पूछ लेगा, तो कभी 15 मार्क का पूछ लेगा, कभी 10 मार्क का पूछ लेगा, तो कभी 12 मार्क का पूछ लेगा, लेकिन पूछता है। और इन 3 एरियाज में से IAS 38, अगर मैं प्रीवियसली हिस्ट्री देखूं, लास्ट अटेम्प्ट में तो ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन प्रीवियसली IAS 38 रेगुलरली नहीं आता था। हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में, हर 2 अटेम्प्ट के बाद आ रहा होता था। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि ये टेस्ट होते ही हैं। या तो 5 मार्क का, 7 मार्क का कोई थ्योरेटिकल केस स्टडी टाइप सवाल बना देगा, या फिर इसको MCQs में टेस्ट कर लेगा, लेकिन टेस्ट कर लेता है। तो कोई भी चीज़ आपके पास छोड़ने का मार्जिन बनेगा नहीं और रिकमेंडेड भी नहीं है। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग या FAR 1 के पेपर के अंदर कोई टॉपिक छोड़ के जाना मतलब बेवकूफ़ी है यार। आपने 80%, 90% अगर कोर्स कवर कर लिया, तो 1-2 टॉपिक छोड़कर अपना इतना बड़ा रिस्क लेना कि खुदा ना खास्ता उस टॉपिक से 10-15 मार्क का सवाल आ जाए,
बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पर हम कभी भी सिलेक्टिव स्टडीज़ की तरफ नहीं जाएंगे। थर्ड ग्रेड है हमारे पास अदर एरियाज ऑफ IFRS, जिसकी वेटेज 30 से 40 मार्क है। यहाँ पर हमारे पास 5-6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये इतने ज़्यादा लेंदी या इतने ज़्यादा मुश्किल स्टैंडर्ड्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड हम कवर करेंगे IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, छोटा सा स्टैंडर्ड है, 2-3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड हम कवर करेंगे IFRS 16 लीजेस, है तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग, लेकिन कोई इतना मुश्किल स्टैंडर्ड नहीं है। नॉर्मल नंबर ऑफ रूल्स हैं इसके पे, नंबर ऑफ कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर लेते हैं, 8-10 घंटों के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक है IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग की दुनिया का सबसे मुश्किल टॉपिक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग की दुनिया का सबसे मुश्किल या सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है। बट द गुड थिंग इज कि जिस तरह से मैंने कंसोलिडेशन में बात की थी ना, उसी तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की दुनिया का हार्डली 10% पोर्शन आपके कैप 6 पे टेस्ट होगा। वैसे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक दुनिया है, अपने आप में एक बहुत गहरा समंदर है, लेकिन कैप 6 लेवल के ऊपर आप ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हार्डली 10-15% पोर्शन कवर करेंगे। जो रिमेनिंग 85-90% फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो आप लोग CA फाइनल में एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कवर करेंगे। यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अकाउंटिंग वर्ल्ड में इटसेल्फ एक अलग दुनिया है, जिसका 10-15% पोर्शन आप कैप 6 में कवर करते हो, 85-90% पोर्शन आप लोग CA फाइनल एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में कवर करोगे। फिर I-37 7 प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, IS 10 इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ये दोनों थियोरेटिकल स्टैंडर्ड है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है लेकिन थियोरेटिकल स्टैंडर्ड है, और ये अगेन कंपलसरी स्टैंडर्ड है। यानी इन दोनों स्टैंडर्ड्स को मिलाकर एग्जाम में कंपलसरी 15 मार्क का सवाल आता है। देखो, कंसोलिडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट कंपलसरी है, I-37 IS 10 कंपलसरी है। ये वो एरिया मैंने टिक किए हैं जो हर अटैम्प्ट में आते ही आते हैं। ये ज़्यादातर आ रहा होता है, 2-3 अटैम्प्ट तक आया, फिर एक अटैम्प्ट नहीं आया, 2-3 अटैम्प्ट तक आया, फिर एक अटैम्प्ट नहीं आया। ये तकरीबन हर अटैम्प्ट में आ रहा होता है, लेकिन वेटेज वेरी कर रही होती है, कभी 5 मार्क तो कभी 15 मार्क, कभी 5 मार्क तो कभी 12 मार्क, इस तरीके से। बाकी सारे स्टैंडर्ड्स ऑन एंड ऑफ कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, लेकिन आप छोड़ के कुछ नहीं जा सकते। और एक IS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, हार्डली 2-3 घंटे में कॉन्सेप्ट इसके कवर हो जाता है, जो कि थर्ड ग्रेड का पार्ट है। तो बात यह है कि देखिए, आपके 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क के पेपर में वो आपसे 8-9 सवाल पूछेगा, वो आपसे 8-9 सवाल पूछेगा। हम अगर टॉपिक वाइज काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टॉपिक्स हैं, 8-9 सवाल है। और आपको पता है ICAP के एग्जामिनर का एक उसकी आदत कि वो 2-2 3-3 टॉपिक्स को मिलाकर भी एक सवाल पूछ लेता है। तो एग्जामिनर के पास बड़ा अच्छा रूम है कि वो 100 मार्क के पेपर में सारी चीज़ें टेस्ट कर लें, कभी किसी एक स्टैंडर्ड पे एक सवाल बनाकर, कभी किसी 2-3 स्टैंडर्ड को मिलाकर एक सवाल बनाकर, और जो चीज़ सवालों में टेस्ट ना हुई उसको MCQ वगैरह में टेस्ट कर लिया। तो कुछ भी छोड़कर जाना, पहले से इस चीज़ की प्लानिंग करके जाना है कि आप 100 मार्क का पेपर अटैम्प्ट नहीं करोगे, आप 90 का, 80 का, 85 का, इस तरह का पेपर अटैम्प्ट करोगे। हाँ, सब कुछ आपने कवर किया तो फिर आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं 100% पेपर अटैम्प्ट करके आऊँगा। अब एग्जामिनर कमेंट्स पे आते हैं, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो, ताकि हम ये जज करें कि यार हमसे पहले के लोगों ने, जिन लोगों ने पेपर्स दिए, उन्होंने एग्जाम में क्या गलतियाँ की। और मैंने पिछली 5-6 अटैम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स देखे हैं, तो मुझे सिर्फ 2-3 तरह के एरर्स ही नजर आए, मुझे सिर्फ 2-3 तरह के एरर्स ही नजर आए। क्या, मैं आपके सामने रीड करता हूँ। कहता है, ऑटम 2025 के अटैम्प्ट का कमेंट है ये कि ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 42% है, वो कंसिस्टेंट है, पिछली अटैम्प्ट के 43% रिजल्ट्स है, और पिछले 5 सालों के एवरेज 43% रिजल्ट्स है। यहाँ भी हमने लिखा था कि लास्ट अटैम्प्ट का मतलब ऑटम 25 का 42% था, स्प्रिंग 25 का 43% था, और पिछली 5 अटैम्प्ट का एवरेज भी 43% है। तो ये कंसिस्टेंट रिजल्ट है, ना कोई बहुत इंप्रूवमेंट है, ना कोई परफॉर्मेंस खराब हुई है। A lack of adequate practice was evident from manuscript as considerable number of examinees struggled to secure straightforward marks available on the paper. अब अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ग्रुप बी लेवल के ऊपर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को कम टाइम देना है, ऑडिटिंग को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को बिल्कुल छोड़ ही दें। तो ये चीज़ इन्होंने भी हाईलाइट की कि यार प्रैक्टिस आपने करके आनी है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस किए बगैर एग्जाम में बैठ जाए तो फिर वो चीज़ एविडेंट हो जाती है, नज़र आ जाता है आपके कॉपी से। कहता है, वर्किंग्स वर ऑफन डिसऑर्गेनाइज्ड और इनकम्प्लीट, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रेस बेसिस ऑफ कैलकुलेशन एंड देयरबाय लिमिटिंग द स्कोप फॉर अवॉर्डिंग पार्शियल मार्क्स।
Many borderline examinees who narrowly missed the passing marks might have secured a pass had their answer been better structured with a clear trial of working and calculation. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है इसने. कह रहा है इवन दो कि आप पीआरसी पास करके आ गए हो, इवन दो कि आपने कैफ के कुछ 2-3 पेपर निकाल लिए हैं, आप कैफ 6 में पहुंच गए हो, अभी भी आपकी वर्किंग जो है ना वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, अभी आपकी वर्किंग जो है ना इनकम्प्लीट है. बहुत सारे स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पे यानी कि वो 46, 47, 48 पे फेल हुए हैं, सिर्फ अगर वो अपनी वर्किंग को स्ट्रक्चर कर लेते ना, अपनी वर्किंग का प्रॉपर ट्रायल दे देते ना, तो वो पास हो जाते. क्या कह रहा है? वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 46 पे फेल हुए हैं, 47 पे फेल हुए, 48 पे फेल हुए, उनसे कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड नहीं था, उनसे कोई एडिशनल टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं थी. जो उन्होंने किया है, अगर उसी को थोड़ा स्ट्रक्चर और क्लियरली कर लेते तो वो पास हो जाते. अब देखिए, माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारे बच्चे पास हो गए होंगे विद पुअर वर्किंग. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी डिसऑर्गेनाइज वर्किंग होगी, जिनकी अनप्रोफेशनल वर्किंग होगी, जिनकी वर्किंग स्ट्रक्चर नहीं होगी, लेकिन वो पास हो गए. लेकिन बिलीव मी, शायद कैफ 6 पे तो वो पास हो गए, लेकिन सीए फाइनल में फंस जाएंगे. अगर कैफ 6 पे वो 51, 52 पे पास हो भी गए विद इम्प्रॉपर वर्किंग, विद डिसऑर्गेनाइज वर्किंग, विद अनस्ट्रक्चर्ड वर्किंग, तो फिर वो फाइनल में फंस जाएंगे. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी वर्किंग्स प्रॉपर्ली रेफर्ड हो, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हो. हर चीज़ एग्जामिनर को प्लेट में रखकर देनी है कि ये नंबर कहाँ से उठकर आ रहा है, इसकी वर्किंग मैंने किस तरह से की है. बहुत सारे लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेशन परफॉर्म करके डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं. अब अगर तो वो आंसर सही है तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो आंसर गलत है तो फिर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. तो बेहतर है कि आप हर चीज़ की कैलकुलेशन शो करें, वर्किंग्स को प्रॉपर्ली रेफर करें. ये सारी चीज़ें हम ओवर द पीरियड ऑफ अवर कोर्स और फिर इन दी एंड जब पास पेपर्स वगैरह करेंगे तो उन वक्तों में देखेंगे कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड, किस तरह से एक स्ट्रक्चर्ड, किस तरह से एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की जाती है. इसी तरह से स्प्रिंग 2025 में द रिस्क ऑफ सेलेक्टिव स्टडी एंड ओवर रिलायंस ऑन पास पेपर, एग्जामिनीज आर रिकमेंडेड टू अडॉप्ट मोर होलिस्टिक अप्रोच इंश्योरिंग फुल सिलेबस कवरेज. देखिए, आज तो हमारा पहला दिन है इस सब्जेक्ट को, आज हमारी ओरिएंटेशन क्लास है. अभी से मुझे कह रहे हैं कि सर अगर आप बता दें कि इस अटेम्प्ट में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस अटेम्प्ट में कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच, दिस इज़ नॉट द मैच्योर अप्रोच. एग्जाम से 2 हफ्ते पहले, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले बच्चा कहे ना कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे, तो समझ आता है. आज हम पढ़ने बैठे और आज से अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि सर अब हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें, यानी हम अभी से ये प्लान कर रहे हैं कि हमने पूरा कोर्स कवर नहीं करना, हमने इन 15 टॉपिक्स में से 9-10 टॉपिक कवर करके जाना है, तो फिर डेफिनेटली पास नहीं होंगे. फिर एग्जामिनर कमेंट्स में इस तरह की बातें आएंगी कि एग्जामिनर जो है वो पास पेपर को देखकर जज कर रहा है कि यार ये टॉपिक पिछली दफ़ा आ गया तो इस दफ़ा नहीं आएगा. एग्जामिनर जो एग्जामिनी है, वो स्टूडेंट जो है वो सेलेक्टिव स्टडी करके आया है, तो फिर मैं यहाँ पे आपको रोक लूँगा. और अगेन, शायद आप ये वाला सेलेक्टिव स्टडी करके पेपर निकाल भी दो. भाई, माइट भी पॉसिबल कोई बच्चा 15 में से 10 टॉपिक करके जाए और वही 10 टॉपिक एग्जाम में पूछे, आपका पेपर पास हो जाएगा. लेकिन सीए फाइनल में फंसोगे. सीए फाइनल में देखो, एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आपको कोई बहुत अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ाए जाएंगे. एडवांस अकाउंटिंग में हो सकता है 4-5 तुम्हें नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए जाए तो तुमने ना पढ़े हो. IFRS 2 पढ़ाया जाएगा, IAS 19 पढ़ाया जाएगा, लेकिन बाकी सारे वही स्टैंडर्ड्स होंगे जो आपने कैफ 1 और कैफ 6 में पढ़े. उन्हीं स्टैंडर्ड्स की हाई लेवल टेस्टिंग होगी. तो यहाँ पर अगर आपने 2-3 टॉपिक या 4 टॉपिक छोड़ भी दिए, आपको सीए फाइनल में तो जग मार के उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा. तो क्यों उस लेवल की मुश्किलात को बढ़ाना है जब हमारे पास अभी टाइम है, अभी हम फुल टाइम स्टूडेंट हैं, अभी हम इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं. एक और कमेंट रीड करता हूं. सेलेक्टिव स्टडी वाज अपैरेंट, देयरफॉर इट इज एडवाइज्ड टू बिल्ड अ वेल राउंडेड ग्रास्प ऑफ द सिलेबस इज एसेंशियल. Comprehensive coverage of the syllabus is the key to achieving the success. Disorganized work presentation. इन कमेंट्स को मैं पूरा रीड नहीं कर रहा, जो इसमें फोकस पॉइंट था वो मैंने बोल्ड इटैलिक कर दिया है, बोल्ड और ब्लू कलर से लिख दिया है कि इन कमेंट्स में मेजर क्या बात थी. 2 ही चीज़ें थी, या तो सेलेक्टिव स्टडी के बारे में बात की है, या फिर जो है ना डिसऑर्गेनाइज्ड, इम्प्रॉपर, अनस्ट्रक्चर्ड वर्किंग्स वगैरह की बात की. अच्छा जी, ये तो हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, चीज़ें डिस्कस कर ली कि कोर्स कंटेंट क्या है, एग्जामिनर कमेंट्स में क्या है. ये डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो आप ये एग्जामिनर कमेंट्स रीड कर लीजिएगा, आपको एक अच्छा आइडिया होगा. पासिंग परसेंटेज पे बात की हमने, ओवरऑल सब्जेक्ट के हवाले से बात की, किस तरह से लेकर चलना है इसके लिए बात की. अब थोड़ा सा हम
अपनी 3.5-4 महीने की जर्नी को डिस्कस करते हैं। देखिए ओवरऑल आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को लेकर। देखिए सबसे पहले आपकी ओवरऑल जो कैप 6 की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी इस ओरिएंटेशन सेशन से। यानी सबसे पहले तो आपने ये ओरिएंटेशन सेशन देखा, सबसे पहले आपने ये ओरिएंटेशन सेशन देखा। इसके बाद आपने देखना है स्मार्ट स्टडी प्लान को। इसके बाद आपने देखना है स्मार्ट स्टडी प्लान को। वो सारे लोग जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे पास्ट में कैफ 1 या कैफ 2 का सब्जेक्ट पढ़ा, उनको पता है कि मेरा पढ़ाने का या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो जिस तरह से हम कैफ 1, कैफ 2 या कैफ के बाकी सब्जेक्ट्स में करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ कैफ 6 का भी एक स्मार्ट स्टडी प्लान शेयर किया जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल सा स्टडी प्लान है। देखो हम 3.5-4 महीने टारगेट कर रहे हैं ना अपनी सब्जेक्ट के प्रिपरेशन के लिए। यानी इन टोटलिटी हमारे पास 30 मार्च से लेकर 26 जुलाई तक कोई 16-17 हफ्ते अवेलेबल है। हमें अगर 90 घंटों का कोर्स कवर करना है तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ईद हॉलीडेज़ वगैरह निकाल दे तो 90 दिन का मतलब है कि आप डेली बेसिस पे 1 घंटे का लेक्चर कवर करें, या वीकली बेसिस पे आपको हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे के लेक्चर्स कवर करने होंगे। और 5 घंटे या 7 घंटे के लेक्चर्स को कवर करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि डेली बेसिस पे आपको 2.5-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आधा पौना घंटा रिवाइज किया, 1 घंटा नया लेक्चर कवर किया, आधा पौना घंटा सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रैक्टिस की, तो 2.5-3 घंटे डेली बेसिस पे पढ़कर आप अगले 100 दिनों में इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ एक स्मार्ट स्टडी प्लान शेयर किया है जिसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपने एक तो ये कि आपने किस सीक्वेंस में टॉपिक्स को कवर करना है, आपने किस सीक्वेंस में टॉपिक्स को लेकर चलना है। अगेन मैं अकाउंटिंग का ये सब्जेक्ट कैफ लेवल पे, CA फाइनल लेवल पे पिछले तकरीबन कोई 11 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ओवर द पीरियड खुद पढ़कर पढ़ाकर एक अंडरस्टैंडिंग टीचर की डेवलप हो जाती है कि यार व्हाट इज़ द बेस्ट सीक्वेंस, व्हाट इज़ द बेस्ट अप्रोच, कि किस तरह से या किस सीक्वेंस में बच्चों को लेकर चलना चाहिए, किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ाना चाहिए। तो ये समझ लो कि मेरे पिछले 11-12 सालों का तजुर्बा है कि आपने इन चैप्टर्स को इस सीक्वेंस में कवर करना है। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यही सीक्वेंस सही है, बाकी कोई सीक्वेंस गलत है। माइट बी पॉसिबल कि इस प्रोफेशन में जो बाकी टीचर्स है वो यहाँ से स्टार्ट करते हो, कोई यहाँ से स्टार्ट करता हो, कोई यहाँ से स्टार्ट करता हो। सबकी अपनी अपनी एक ओपिनियन हो सकती है, अपनी अपनी एक जजमेंट हो सकती है। मेरी जजमेंट के हिसाब से जो बेस्ट सीक्वेंस हो सकती थी वो मैंने आपके सामने लिखी है कि आपने इस सीक्वेंस में चैप्टर्स को कवर करना है। पहले हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे, फिर IAS 21 कवर करेंगे, फिर IFRS 16 कवर करेंगे, फिर जिन्होंने IAS 38 नहीं देखा वो IAS 38 कवर करेंगे, फिर IAS 12 एंड सो ऑन। बाकी कोई टीचर है, कोई कुलीग टीचर है, हो सकता है वो IFRS 16 से स्टार्ट करे, हो सकता है वो IFRS 15 से स्टार्ट करे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी वो गलत है या वो अनप्रोफेशनल है, नहीं, हर किसी का अपना जजमेंट, हर किसी की अपनी ओपिनियन हो सकती है। मेरे हिसाब से आपने चीज़ों को इस सीक्वेंस में लेकर चलना है। वीक वाइज मैंने आपको टारगेट दे दिया है कि हर वीक आपका क्या कुछ कवर होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे ना तो मैंने कोई बहुत हैवी टारगेट नहीं दिया। पहले हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे के लेक्चर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे घंटे में सिर्फ 4 घंटे के लेक्चर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तीसरे घंटे में हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे के लेक्चर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। किसी भी हफ्ते में देखो 6 से ज़्यादा आवर्स के तो लेक्चर्स एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहे सिवाय इसके, और वो भी एग्जाम से बिल्कुल 1 महीने पहले की बात है। बाकी सारे हफ्तों में देखोगे तो 5 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इस तरह का कोर्स प्लॉट किया है। तो भी जाकर 26 जुलाई पे ये स्मार्ट प्लान एंड हो रहा है। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट हो ना वो इसे 30 जून पे एंड कर सकता है, वो इसे 30 जून पे एंड कर सकता है। भाई आपने पहले हफ्ते 7 घंटे का IFRS 9 कवर कर लिया, फिर दूसरे हफ्ते में IAS 21 कवर कर लिया, तीसरे हफ्ते में IFRS 16 कवर कर लिया। तो अगर तुम चाहो ना तो इसको 4 महीने नहीं 3 महीने में फारिग कर सकते हो, 3 महीने में ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगेन मैंने एक रीजनेबल अप्रोच बनाई है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लेके चलते हैं। आप जुलाई एंड को टारगेट करते हैं, आप जून एंड को टारगेट करते हैं, आप जुलाई मिड को टारगेट करते हैं, जो भी आप टारगेट करें उस हिसाब से उस पेस से लेक्चर्स कवर करें। लेकिन कोशिश ये रखिएगा कि इस सीक्वेंस में ही आपको लेक्चर्स को कवर करना है। अच्छा जी सर, क्लासेस किस तरह से कंडक्ट होगी? क्या 100% कोर्स स्मार्ट क्लासेस के थ्रू होगा? क्या 100% कोर्स लाइव क्लासेस के थ्रू होगा? सर हम एक हाइब्रिड लेकर चल रहे होंगे स्मार्ट प्लस लाइव का। हम एक हाइब्रिड लेकर चल रहे होंगे स्मार्ट प्लस लाइव का, यानी कि 100% कोर्स आपके पास स्मार्ट लेक्चर्स की फॉर्म में डे 1 से अवेलेबल होगा। 100% कोर्स आपके पास स्मार्ट क्लासेस की फॉर्मेट पे
डे 1 से अवेलेबल होगा। अगर कोई चाह रहा है कि सर मैं अपने पेस पे तेज़ी से कोर्स कवर करूँ या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कवर करूँ, तो मेरी रिकमेंडेशन, मेरी एडवाइस ये होगी कि वो स्मार्ट क्लासेस को फॉलो करे और अपने पेस से, अपनी कन्वीनियंस से लेक्चर्स को कवर करे। और अगर कोई चाहे तो मेरे साथ स्मार्ट प्लस लाइव चल रहा हो, यानी कि कुछ टॉपिक्स हम पैरेलल लाइफ में चला रहे होंगे, साथ साथ हम स्मार्ट क्लासेस को भी देख रहे होंगे। तो जो जो टॉपिक लाइफ में चल रहा हो वो लाइफ में कवर कर दे जाए, बाकी स्मार्ट में कवर कर दे जाए। सर आप क्या रिकमेंड करेंगे? सर मैंने पिछली 6-7 अटैम्प्ट या समझ लो कि पिछले 3-3.5 साल में जितने भी मेरिट सर्टिफिकेट या गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट देखे ना, वो 90% वो बच्चे थे जिन्होंने रिकॉर्डिंग्स, स्मार्ट क्लासेस, इनसे अपने कोर्स की कवरेज की। क्योंकि आपके पास एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन या बहुत ज़्यादा लीनियंसी आ जाती है ना, आपका आने जाने में, ट्रैवलिंग में टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, लाइव क्लासेस की प्रिपरेशन के लिए लैपटॉप लगा रहे हैं, क्लास के लिए तैयार हो रहे हैं, ये सारा टाइम आपका सेव हो जाता है। आपके ऊपर कोई बाउंडनेस नहीं है कि भाई मुझे दोपहर में या सुबह में इसी टाइम पे पढ़ना है। जो टाइम आपका अफेक्टिव है ना, जो टाइम आपके लिए अफेक्टिव है ना, आप उस टाइम पे पढ़ें। भाई फॉर एग्जांपल मैं एज अ स्टूडेंट या मैं एज अ रिसर्चर, मैं दिन में इफेक्टिव नहीं होता, मैं रात में इफेक्टिव होता हूँ। मैं जब पढ़ता था तो मैं रात में पढ़ता था, मैं जब आज भी पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ता हूँ प्रिपरेशन के लिए, अपनी नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए, मेरा इफेक्टिव टाइम रात का है। तो और कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन्स होते हैं, कुछ लोग इवनिंग या नाइट में पढ़ रहे होते हैं। तो आपने अपनी इफेक्टिवनेस के हिसाब से, यहाँ पर आपके पास एक कन्वीनियंस होगा, एक लीनियंसी होगी कि आपको कब पढ़ना है। देन एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर क्या आपकी बुक अवेलेबल होगी? यस फॉर श्योर। अगर तो आप लोगों ने मुझसे कैफ 1 और कैफ 2 पढ़ा है ऑलरेडी, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जिस तरह से हमारी कैफ 1 और कैफ 2 में स्पेसिफिक बुक हुआ करती थी, इस तरह से ऑब्वियसली कैफ 6 के अंदर भी बुक है। और अगेन जिस तरह से हमने कैफ 1 और कैफ 2 की बुक को इतना डिटेल बनाया, उसी तरीके से कैफ 6 की बुक है। यानी कि इस बुक के अंदर आपको 100% कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके कोर्स का पार्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके स्टडी टेक्स्ट में दिए हैं, सारी चीज़ें इन बुक्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे होंगे। और अगेन बड़ा ही जो है ना प्रेजेंटेशन वे में डिसीजन डायग्राम, ट्री डायग्राम, इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट किया कि आपको चीज़ों को समझने में, मेमोराइज करने में आसानी हो। दूसरा, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आपकी स्टडी टेक्स्ट के भी सारे सवाल होंगे, ECCA की बॉडी, ICMA की बॉडी, ICW और CA फाइनल के भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और कुछ मेरे अपने बनाए हुए भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। और तीसरा, हर टॉपिक के साथ पास पेपर के क्वेश्चंस भी होंगे। हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें उसके बाद पास पेपर्स को कवर करें ना। हर टॉपिक के साथ उस टॉपिक के पिछली 15 अटैम्प्ट में जितने पास पेपर्स आए वो हम टॉपिक के साथ ही कवर कर लेंगे। यानी कि अगर आप सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कवर करोगे ना, तो पिछली 15 अटैम्प्ट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कितने पास पेपर्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही कवर हो जाएंगे। जब IAS 21 कवर करोगे तो पिछली 15 अटैम्प्ट में IAS 21 के जितने सवाल है वो इसी चैप्टर में कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम पास पेपर्स देखें ना, हम हर टॉपिक के पास पेपर, हर टॉपिक के पिछली 15 अटैम्प्ट के पास पेपर उस टॉपिक के साथ ही कवर कर लेंगे। और ये जो लेक्चर आवर्स मैंने लिखे ना 90, ये 90 आवर्स सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के नहीं है। इस 90 आवर्स में कॉन्सेप्ट्स भी हैं, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी है, और पिछली 15 अटैम्प्ट के पास पेपर्स की कवरेज भी है। तो सारी चीज़ें आप लोगों की इस 90 आवर्स के अंदर कवर हो जाएगी। रिवीजन भी साथ साथ चलेगा, पास पेपर्स भी साथ साथ चलेंगे, कॉन्सेप्ट भी हमारे साथ साथ चल रहे होंगे। फिर सर एक चीज़ मिस पे आता हूँ कि क्या बुक के अंदर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वगैरह भी अवेलेबल होंगे? इस पर मैं आंसर करता हूँ, या चले पहले मैं इसको आंसर कर देता हूँ। देखें, मेरी जो कैफ 1, कैफ 2 और ये कैफ 6 की किताब है, इसमें कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पास पेपर के क्वेश्चंस, इनके सिर्फ क्वेश्चंस अवेलेबल है, इनके सिर्फ क्वेश्चंस अवेलेबल है, सॉल्यूशंस नहीं है। तो सर सॉल्यूशंस हम कहाँ से लाएंगे? सॉल्यूशंस हम किस तरह से करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है? जिन लोगों ने देखो मुझसे कैफ 1 और कैफ 2 पढ़ा है उनको तो पता ही है कि किस तरीके से मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज मैनर में गूगल ड्राइव पे शेयर कर रहा होता हूँ। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं उनके लिए ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ इस तरह की एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा, जिसमें मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ CA SSCA में, उसमें हर सब्जेक्ट का एक अलग फोल्डर बना हुआ है।
अब फॉर एग्जांपल मैं कैप 6 के फोल्डर में जाऊं तो हर चैप्टर का एक फ़ोल्डर बना हुआ है और कुछ जनरल कंटेंट भी आ रहा है कि मैंने पिछली 12 बल्कि 12 नहीं 20 अटैम्प्ट के पास पेपर्स रख दिए हैं, उनके सॉल्यूशंस रख दिए हैं, उनके एग्जामिनर कमेंट्स रख दिए। ये तो आईकेप का मटेरियल है। पहला फोल्डर आ रहा है ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। ओवरव्यू ऑफ द कोर्स में आपको मेरी बुक की जो है ना क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। ये रही कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग एम की बुक, पूरी बुक की सॉफ्ट कॉपी मैंने यहाँ शेयर कर दी है। पास पेपर एनालिसिस मिल जाएंगे, जो स्मार्ट स्टडी प्लान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर हर चैप्टर का एक अलग फोल्डर आ रहा है और हर चैप्टर के फोल्डर में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशंस, नोटिंग्स और समरीज मिल जाएंगी। यानी हर स्टैंडर्ड की मैंने समरीज बनाई हुई है, 1 पेजर 2 पेजर, ताकि आपको रिवीजन वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही हो। जब हम चीज़ों को रिवाइज करने बैठेंगे तो ज़्यादा पूरी बुक तो नहीं घुमाएंगे, तो फिर हर स्टैंडर्ड की 1 पेजर 2 पेजर समरी है ताकि आप चीज़ों को इफेक्टिवली रिवाइज कर सकें। तो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ना, जितनी भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितनी भी पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, उन सब के सोल्यूशंस आपको चैप्टर वाइज अरेंज हुए ड्राइव पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये IFRS 9 की स्मार्ट नोटिक्स ओपन की है, तो जितने भी सवाल आपकी बुक में हैं उन सब के सोल्यूशंस यहां आपको मिल जाएंगे। जो पास पेपर के सवाल होंगे उनके भी सोल्यूशंस हमें आगे नजर आ जाएंगे। ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको हर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड करनी नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ड्राइव पे अपलोडेड हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ड्राइव पे अपलोडेड हैं। तो अगर आप ड्राइव अभी जाके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राइव पे ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगी। ये मैंने गूगल ड्राइव भी खोली है, लेकिन मैंने अपने सिस्टम में उसका फोल्डर सेव किया हुआ, तो वो फोल्डर फॉर्मेट पे खुल रहा है, लेकिन ये गूगल ड्राइव ही एक्चुअली। तो मेरी बुक में आपको हर स्टैंडर्ड के हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पास पेपर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज सेग्रीगेट होकर मिलेंगे और उनके जो आंसर्स हैं वो मेरी गूगल ड्राइव पे मिलेगी। अगेन ये गूगल ड्राइव ओपन फॉर ऑल है, तो आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। फिर पांचवी चीज़ आती है, सर व्हाट अबाउट आवर क्यूरीज। जो पढ़ते वक्त, जो सवालों को सॉल्व करते वक्त, जो प्रैक्टिस करते वक्त हमारी क्यूरीज वगैरह क्रिएट होंगी, उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे। सर अगेन अगर आपने कैप 1 कैप 2 ऑलरेडी मुझसे पढ़ा है तो आपको ये बात मालूम है। अदरवाइज क्यूरीज को रिजॉल्व करने के 2 पॉसिबल वेज होंगे। एक तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का, जनरल नहीं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का डेजिग्नेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स होंगे जो कि रजिस्टर्ड होंगे। वहाँ पर मैं और मेरे जो टीचर असिस्टेंट्स हैं वो टाइमली आपकी व्हाट्सएप क्यूरीज का रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। विद इन 4-5 आवर्स वो क्यूरीज का रिस्पॉन्स कर देते हैं। ये भी मैं मैक्सिमम साइड पे बता रहा हूँ, कभी 2 घंटे में भी दे देंगे, कभी 3 घंटे में भी दे देंगे। और दूसरा हमारे पास होगा लाइव Q&A सेशन, यानी कि जो भी हमारी लाइव क्लासेस, जो भी हमारी लाइव सेशंस कंडक्ट होंगे या Q&A सेशंस कंडक्ट होंगे, उनमें भी आकर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, स्मार्ट लेक्चर्स देखते हैं और आपकी क्यूरी वगैरह है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्रॉप कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे फेस टू फेस लाइव वो सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन एक जगह नोट कर लें। जब भी हमारा लाइव सेशन कंडक्ट हो, जब भी हमारा कोई Q&A सेशन कंडक्ट हो, उसमें आप मुझसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू वो सारे सवाल पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट चीज़ आ जाती है मॉक। सर 2 तरह के आपके मॉक कंडक्ट होंगे, एक तो टॉपिक वाइज और फिर एक मिड और फाइनल मॉक। यानी कि एज पर द स्मार्ट प्लान हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीक में उस टॉपिक का मॉक कंडक्ट होगा, और जब हमारा कोर्स तकरीबन 50% कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक मिड टर्म मॉक, और जब हमारा कोर्स 100% कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा इंशाल्लाह एक फाइनल मॉक कंडक्ट हो रहा होगा। तो दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू, ब्रीफ तो नहीं कहूँगा, डिटेल ओवरव्यू ऑफ कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ऑन माय पार्ट। मुझे जितनी बातें डिस्कस करनी थी वो मैंने सारी आपके सामने प्रेजेंट की है। कुछ सवाल वगैरह हम लेंगे, और अगर सवाल वगैरह नहीं होंगे तो वैसे तो हमारी क्लास का टाइम तकरीबन ओवर ही हो गया है, तो हम कोई आज टॉपिक तो स्टार्ट नहीं कर रहे, तो मैं आपके सवाल लेता हूँ अगले 10-15 मिनट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम अपना पहला लाइव टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे। जी साथ बिल्कुल। हाशिर अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप ताहिर या शहूद को मैसेज कर दें, वो आपको रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड कर देंगे। जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड होने के लिए वो ताहिर या शहूद से कांटेक्ट कर लें, वो उनके पास ये राइट है, वो आपको रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड कर देंगे।
अगर आप देखोगे ना मुदस्सिर, मैंने इंटेंशनली कंसोलिडेशन को यहाँ पर रखा है। वो इस वजह से कि कंसोलिडेशन के सवालों में कभी IFRS 9 की एडजस्टमेंट आती है, कभी IAS 21 की एडजस्टमेंट आती है, कभी इसकी एडजस्टमेंट आती है, कभी इसकी एडजस्टमेंट आती है। तो कंसोलिडेशन कवर करने से पहले आपने ये स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं। अनस, मैंने अभी तो आप लोगों को शो की, जो पहला ही फोल्डर है ओवरव्यू ऑफ द कोर्स, उसमें ये आ रही है ना कैप 6 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग MQ बुक के नाम से। निखिल, हम टॉपिक को इसी सीक्वेंस में मैंने बताया ना कि कवर करना है, तो हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो IFRS 9 स्टार्ट करेंगे। जी साहब, बिल्कुल। मुदस्सिर, आप IFRS, तो आपने IFRS 9 कवर कर लिया, IAS 21 कवर कर लिया, IFRS 16 कवर कर लिया, IAS 33, अगर आपने ये कवर कर लिए और आपने IAS 38 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप कंसोलिडेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर IAS 38 नहीं पढ़ा तो पहले IAS 38 पढ़ लो और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर लो। आपने जो स्टैंडर्ड्स कवर किए हैं उसमें अगर आपने IAS 38 FIR 1 में पढ़ा हुआ था तो आप अभी कंसोलिडेशन स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज नहीं पढ़ा हुआ तो पहले IAS 38 इंटेंजिबल्स और फिर कंसोलिडेशन। हाँ, तो अब आप कंसोलिडेशन स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, जो मेरी रिवाइज बुक है चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगी। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, ड्राइव पे मैं सॉफ्ट कॉपी तो फ़ौरन ही अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। हार्ड कॉपी जब अवेलेबल हो जाएगी तो मैं ग्रुप पे आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा। जी निखिल, हार्ड कॉपी में जो बुक है उस पर सोल्यूशंस नहीं है, अदरवाइज वो बुक का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, तो जो सोल्यूशंस है वो गूगल ड्राइव से आपको देखने होंगे। नहीं मुदस्सिर, जो आपने कैफ 1 में देखा था एग्जैक्टली वही है। एक थोड़ी सी एडिशनल चीज़ है लेकिन वो आप कंसोलिडेशन के साथ आपको समझ आ जाएगी। मतलब ग्रुप के केस में इंटेंजिबल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, गुडविल वगैरह कैसे रिकॉर्ड की जाती है, ये IAS 38 का पार्ट है, लेकिन कैफ 1 में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि कैफ 1 में कंसोलिडेशन नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन जब आप कंसोलिडेशन टॉपिक देखोगे तो वो कवर हो जाएगा वहाँ पे। नहीं लाइबा, आपको जो है ना IAS 38 एक तो कवर करना चाहिए, IFRS 9 आपने कर लिया, IFRS 9 कवर करना चाहिए। मतलब आप इस सीक्वेंस में लेके चलो। कंसोलिडेशन कवर करने से पहले आपने एटलीस्ट IFRS 9, IAS 21, IFRS 16 और IAS 38 ये 4 स्टैंडर्ड्स कवर किए हो फिर आप कंसोलिडेशन कवर कर सकते हो। IAS 12 का कंसोलिडेशन से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये वाले 4 स्टैंडर्ड्स आपने कवर किए हो फिर आप कंसोलिडेशन कवर कर सकते हो। चलिए जी, आई बिलीव कि हमारे मजीद कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो मुझसे जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज फिर हम अपने सेशन को यहीं तक एंड करते हैं। ऑल राइट, आई बिलीव कि हमारे कोई मजीद सवाल नहीं है तो हम अपने इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से पहले टॉपिक में नेक्स्ट वीक किसी दिन मुलाकात होगी, तो जो भी टाइमिंग्स या जो भी डे वगैरह होगा वो अकॉर्डिंगली मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक वगैरह के थ्रू कम्युनिकेट कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।